गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नवदीप स्टडी सेंटर। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी बुक की पहली चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने की, उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछते हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव को, ऑल ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ताकि अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, इस क्लास से अगर आपके पढ़ाई में हेल्प मिले तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर। सबसे पहले जान लीजिए कि इस चैप्टर का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहली चैप्टर है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो किस परिवार में हुआ था। तो एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि दलित वर्ग में। तो इसका आंसर हो गया सी, यानी कि दलित वर्ग में, दलित परिवार में। देखिए दूसरा क्वेश्चन, डैश पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। यानी कि कहते हैं कि कौन ऐसा चीज है यहाँ पे जो पेशे के दोष, जो है पेशे के दोष हैं और पूर्व में ही निर्धारण, मतलब जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है कि यह कौन पेशा का मतलब हो गया काम, यानी कि वो कौन काम करेगा आगे चल के। तो ये दोष है जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पर जो पेशा का अर्थ हुआ काम, यानी कि काम को बांटना, यही जो है पूर्व निर्धारण की दोष है। पूर्व निर्धारण मतलब पहले से ही निर्धारित है। मान लीजिए, एक मिनट के लिए समझने के लिए कहते हैं, चीज़ों को समझिए अच्छे से, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझिए कि अगर मान लीजिए कि जाति से कोई कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाती है, तो पहले के अंग्रेजों के टाइम में क्या था कि अगर जाति से कोई कुम्हार है तो उनके बच्चे को फिक्स था कि वो मिट्टी का ही काम करेंगे। जबरन लोग मिट्टी का ही काम करवाते थे उनसे, पढ़ने का उनको कोई अधिकार नहीं था या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। अगर कोई जाति से सोनार है तो वह वही काम करेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारे समाज में दोष था कि जन्म से पहले ही काम का निर्धारण, ये बहुत ही गलत था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, और आज जिसका परिणाम देख रहे हैं कि ऐसी कोई हमारे समाज में कोई ही नहीं है कि आप अगर इस जाति से हैं तो आप यही काम करेंगे, जबरन यही काम, ऐसी बात नहीं है। हर एक जाति को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा जो है हमारे भारत के किस प्रकार के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख और प्रत्यक्ष, दोनों कारण है। प्रमुख भी है और प्रत्यक्ष भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका आंसर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि अगर दूध और पानी को आप मिला दीजिए तो किस प्रकार घुल जाता है कि पानी और दूध पते ही नहीं चलता है। उसी प्रकार हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि वास्तव में जो है भाईचारे की रूप ऐसी ही होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। यानी कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। बहुत ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 अप्रैल 1991 को, सॉरी 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को। यहाँ पर अप्रैल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। 14 अप्रैल 1891, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कि उनका जो जन्म है कहाँ, किस स्थान पर हुआ था। तो इसका है महू, मध्य प्रदेश, यानी कि महू जो है मध्य प्रदेश में है, महू, वहीं इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास में हम लोग कुल 60 प्रश्न देखेंगे, 60 प्रश्न, जो कि एक चैप्टर के लिए काफ़ी है। अगर आप देखेंगे तो हिंदी जो आपका बुक है इसमें 12 चैप्टर है गद्य खंड के और 12 चैप्टर है पद खंड के, यानी कि कहानी के 12 चैप्टर हैं और कविता के 12 चैप्टर हैं। अगर आप एक चैप्टर में 60 प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रकार अगर 12 चैप्टर का देखिए तो 12 छक 72, 720 प्रश्न आते हैं। और फिर इधर 12 में अगर 60-60 देखेंगे तो 720 ये भी हो गए, यानी कि 720 और 720 यानी कि 1440, यानी कह सकते हैं लगभग 1500 ऑब्जेक्टिव अगर आप केवल हिंदी विषयों में देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एक भी क्वेश्चन छूट पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन व्याकरण से भी रहते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न 100, उसमें से छांट करके 50 को बनाना है। तो अगर आपका चैप्टर पे अच्छे से अगर आपको कमांड रहेगा तो आप छांट करके केवल बुक वाला 50 को बना लीजिएगा, उसके बाद ग्रामर में जो हमको 100% लगेगा सही वो वाला बना लेंगे। तो इस प्रकार आप जो है ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 50 में 50 भी अच्छे से ला सकते हैं। अगर 45 ऑब्जेक्टिव सही करके आए तो 45 में 45 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राइटिंग पे या अशुद्ध लिखने पे नंबर कट जाएगा। कितना भी क्वेश्चन आंसर रट लीजिएगा तो 50 मार्क्स का लिखिएगा, लिखने में कुछ अशुद्ध लिखेबे करेगा, कुछ राइटिंग के गड़बड़ी के कारण नंबर कटबे करेगा। तो इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आसानी से आप अधिक मार्क्स ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो इसी को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सेट किए हैं ताकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, और ये इस चैनल के माध्यम से ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, यहाँ तक कि सब्जेक्टिव भी। और खासकर संस्कृत विषय जो है आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से संस्कृत हम इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए हैं। तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। अगर अच्छे से करते हैं वीडियो तो एकदम 90+ मार्क्स आपको जरूर आएंगे संस्कृत में। तो चलिए को प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कहता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो प्रेरित करते थे, इनके लिए जो चिंतन करते थे, वैसे व्यक्ति कितने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जाति प्रथा का, श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का दूसरा रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, यानी कि जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो है अस्वाभाविक, यानी कि स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक। देख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, यानी कि ये जो जाति प्रथा है इसके अनुसार जो है श्रम विभाजन का क्या आधार है। तो पैतृक पेशे। अब समझिए कि पैतृक पेशे किसको कहते हैं। तो पैतृक उसको कहते हैं जो काम आपके पिताजी करते हैं वही काम आपको भी करना पड़ेगा, यही हुआ पैतृक पेशे। अगर किन्हीं के पिताजी खेती करते हैं तो आपको ही खेती ही
करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ाई लिखाई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो देख सकते हैं कि कैसे कैसे नियम के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और जिसका परिणाम आज है कि सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, गरीब अमीर, सब लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूजा जाता है, पूजनीय माना जाता है, क्योंकि वो ऐसे काम किए हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललय सिंह यादव। ये जो है इन्हीं के द्वारा जो है ये रूपांतरित किया गया है हिंदी में। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर, इसका आंसर सी होगा, ललय सिंह यादव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका आंसर बी है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। सही बात है, अगर आपके पिताजी खेती करते हैं तो जीवन भर आपको भी खेती करना होगा। ऐसा नहीं है कि 8 साल 10 साल किए खेती उसके बाद अन्य बिजनेस करने लगे, नहीं, आपको जीवन भर एक गो काम करना है, उसमें चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो चाहे जो हो, आपको वही काम करना है जबरन। तो यह बहुत बुराई था। आज के समय में अगर एक बिजनेस आप करते हैं उसमें घाटा होता है तो तुरंत आप बिजनेस को चेंज कर देते हैं, दूसरा काम करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम नहीं था। बताइए कि कितना बुरी बात थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका उपहास है। उपहास का मतलब समझिए कि किसी का मजाक उड़ाना, वही विडंबना है, बुराई है, उपहास है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, यानी कि सच्चे लोकतंत्र क्या, उसके क्या अभिप्राय है? तो भाईचारा। इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मृत्यु कब हुआ? तो दिसंबर माह में 1956 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1956 में, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक किस खंडों में प्रकाशित हो गई थी? कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में, यानी कि इनका जो पुस्तक था वाङ्मय वो जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? यानी कि लाहौर जो है उसका वार्षिक सम्मेलन, एक वर्ष पे जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि कौन इनको प्रेरित करते थे नए नए रचना करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी कि ज्योतिबा फूले जो थे वही इनके प्रेरक थे, यानी कि प्रेरित करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी कि इन्होंने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो न्यूयॉर्क गए थे वो किसके प्रोत्साहन पर, कौन इनको प्रोत्साहित करके भेजा था? अपने खर्चे से। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश, यानी कि एक राजा थे, बड़ौदा के राजा थे, जो इनकी कौशलता को देख करके अपने पैसे से न्यूयॉर्क भेजे पढ़ने के लिए। बताइए कितने अच्छे व्यक्ति थे, नरेश थे, राजा। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा नरेश, याद रखिएगा। बड़ौदा नरेश ही उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को न्यूयॉर्क भेजे थे। अब एगो ये क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा कि बाबा साहेब अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहिएगा न्यूयॉर्क। अगर कहेगा कि बाबा साहेब न्यूयॉर्क क्यों गए थे? तो कहिएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद कहेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को
किसने प्रोत्साहन दिया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा? तो कहिएगा बड़ौदा नरेश। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो इसीलिए इस 60 को 60 नहीं समझिए, 150 प्लस समझिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं किए थे अपने जीवन में। तो उसी रचनाओं एक ये भी रचना है बुद्धा एंड हिज धम्म, इसके भी लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म याद रखिए, मृत्यु याद रखिए, उनके जितने रचना है उसको याद रखिए। अगर उनके माता पिता का नाम दिया है एनसीईआरटी बुक में तो उसको याद रखिए, और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए उनको याद रखिए। उनका कहाँ गांव है, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, किस स्थान पे, उसका इस भी याद रखिए। बस इतना चीज को याद रखिए, तो इतना में से है कि 1-2 मार्क्स जरूर आएंगे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भीमराव अंबेडकर का रचना, इसमें से जो कौन है रचना, 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन कम है, जो भीमराव अंबेडकर का रचना यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए में देख सकते हैं द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और कितने विभाजन का रूप लिए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन। कुशल व्यक्ति का विभाजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यानी कि भारत की जो जाति प्रथा है इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। ये आंसर सही है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, अस्वाभाविक है, क्यों ऐसा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मतलब मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है, जबरन कराया जाता है, इसीलिए स्वाभाविक नहीं है, यह अस्वाभाविक है। आंसर डी एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 नंबर कि लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक जो है वो निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ विवशतावश करना, यानी कि जिसमें आपकी जिस कार्य में आपकी रुचि नहीं है उस कार्य को भी आपको विवश होकर के करना पड़े, वही सबसे बड़ी जो है उत्पीड़न की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 26 नंबर कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? यानी कि कौन ऐसी व्यवस्था है जो उसका प्रशिक्षण भी नहीं देखता है कि हाँ ये काम वो अच्छे से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिना देखे उसको जो है निश्चित कर देता है कि यह वही काम करेगा? तो इसका नाम है जाति व्यवस्था, यानी कि जाति के आधार पर जो कार्य का बंटवारा है वही व्यवस्था जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कहता है आधुनिक मनु कहा जाता है, यानी कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बार पूछा है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है संचारित का शब्दार्थ है, यानी कि संचारित शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्रवाहित। सुने होंगे आप कि संचारित, जैसे कि साइंस बायोलॉजी में सुने होंगे कि ब्लड पूरे शरीर में संचारित होती है, यानी कि
प्रवाहित होती है। तो संचारित का सब अर्थ होता है प्रवाहित होना। आंसर सी एकदम सही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। मतलब लेखक जो है किस बात को सबसे बड़ी विडंबना मानते हैं। तो इसका आंसर ए सही है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कि जातिवाद के पोषक जो है, जो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, उसकी भी कमी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो जातिवाद को कहते हैं कि ये अच्छा है, तो ये इसी को सबसे बड़ी विडंबना लेखक मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि लेखक जो है कैसे समाज को आदर्श समाज के रूप में देखते हैं और आदर्श समाज कहते हैं। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का प्रभाव हो। मतलब जिस समाज में स्वतंत्रता हो और समता, मतलब हर एक अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो और समानता हो, जिसमें ऊंच नीच की भावना नहीं हो, उसी समाज को लेखक जो है आदर्श समाज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। इस पर जाति प्रथा ही पर ही जोर दिया गया है, इसीलिए लेखक जो है इसी को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। चलिए आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर जी जो है वो किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका आंसर सी एकदम सही है, बहिष्कृत भारत। यानी कि भारत का बहिष्कार, बहिष्कृत भारत जो इनका पत्रिका था, इसी का संपादन किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आंसर सी, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के जो निर्माता है उनके रूप में किसे जानते हैं। तो जब भारतीय संविधान की बात हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बच्चे बच्चे जानते हैं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका है 21 खंडों में। क्वेश्चन एक बार और हम देख चुके हैं पीछे। 21 खंडों में जो है इनका वाग्मय प्रकाशित हुई है हिंदी के। चलिए चलते हैं आगे। 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो इसका है हो जाएगा आंसर श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को ये आवश्यक मानते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि किशुन सकपाल। यानी कि सी आंसर एकदम सही है, रवि किशुन सकपाल इन नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का, यानी कि फादर जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो भीमाबाई। एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़े होंगे तो जरूर इस सब क्वेश्चन को देखे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता का नाम, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, कहाँ अपनी शिक्षा, ये सब क्वेश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, माता का नाम और पिता का नाम। तो इनके माता का नाम जो है भीमाबाई था। किनके माता का नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम भीमाबाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। मतलब उन्होंने जो है पीएचडी जो है पीएचडी वो कब किए। पीएचडी का अर्थ अगर समझिए तो सबसे पहले आप अभी 10th में है, 10th के बाद आप 2 वर्ष का इंटर और 11th और 12th करेंगे। 11th और 12th तो हो गया इंटर। तो 10वां के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का पीजी करेंगे, जिसको जो अगर 8 से करते हैं तो उसको कहते हैं तो उसको एमए कहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट।
अगर आप पीजी जो है साइंस से करते हैं तो उसको कहेंगे एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, और अगर कॉमर्स से करते हैं तो उसको कहेंगे एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो ये हो गया पीजी। पीजी के बाद 2 साल का पीजी होता है, पीजी के बाद 4 वर्ष का होता है पीएचडी। तो यही पीएचडी के बाद अगर जो विषय से आप पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद जो है उस विषय का पढ़ाई खत्म हो जाता है, यानी कि उस विषय में आप परिपूर्ण हो गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो पीएचडी किए हुए थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएचडी करने के बाद कोई भी आदमी, अगर आप पीएचडी करिएगा तो आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। मान लीजिए कि आपका नाम अगर राम है तो राम कुमार है तो डॉक्टर राम कुमार हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर। किसी का नाम अगर सरवन है तो डॉक्टर सरवन हो जाएगा, सिंह चाहे कुमार जो भी लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है नाम के आगे, जैसे कि आप देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनका नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा है? डॉक्टर थे नहीं, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, ये पढ़ के पीएचडी किए थे, इसी वजह से इनके नाम के पहले डॉक्टर लगता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोग पीएचडी किए थे, इसी वजह से इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये जो रचना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इनके जितने रचना है ना, सारे रचना को आप ध्यान में रखिएगा। 1-2 रचना पूछने की उम्मीद रहती है एग्जाम में, बराबर पूछते रहता है रचना। आगे देखिए कहता है मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है, इनकी पत्रिका है मूक नायक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी, बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, यानी कि ये जो है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ये जो है बाबा साहेब का विख्यात भाषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की तरफ। भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना किए हैं? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है इन्हीं की रचना है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो कार्य कुशलता को। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे संविधान के लिखने में, तभी तो संविधान के साथ इनका भी नाम जुड़ अमर हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन 49 नंबर कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इतना आसान क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, 11। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 10 और बच जाएंगे। 60 क्वेश्चन टोटल है इसमें। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन था लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन को देख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था दूसरे लैंग्वेज में था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। जो जातिवाद के जो पोषक की कमी नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना की बात है। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो आज भी कहते हैं कि जातिवाद जो है वो सही है। तो यह बहुत बड़ी बुराई है, इसकी विडंबना की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी कि लेखक जो है कैसे समाज को एक आदर्श समाज के रूप में देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं पीछे। जिसमें स्वतंत्रता, समता, समानता, प्रभुत्व हो, यानी कि
जिस समाज में स्वतंत्रता हो, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता हो, और जिसमें समानता हो, यानी कि ऊंच नीच की भावना जिस समाज में नहीं हो, वही समाज को लेखक ने आदर्श समाज कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा को जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके थे शुरुए में। आगे देखिए 50 क्वेश्चन करने पर हम अब ऐसा लगने लगा है कि हम इस सब क्वेश्चन को कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के लिए काफ़ी है हिंदी में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी कि काम के आधार पर बांटना, विभाजित करना। आगे हो गया 54 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, रामजी सकपाल, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। और माता का नाम भी हम लोग देख चुके हैं एक बार कि भीमाबाई, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम है भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, यानी कि हानिकारक है। जाति प्रथा जो क्या है? हानिकारक है आर्थिक दृष्टि से भी। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, यानी कि एनिहिलेंस ऑफ कास्ट जो इनकी भाषण थी उसी का संपादित रूप है, संकलन किया गया है उसी से। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इतना आसान क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन नहीं जानता है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग देख चुके हैं कब हुआ था, तो हम लोग देख चुके हैं कि 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो माहू तो मुख्य स्थान का नाम है, लेकिन राज्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य है, यानी कि आंसर बी जो है वो एकदम 100% सही है, ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने अच्छी तरह से 60 क्वेश्चन को देखा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने के लिए अधिक प्रेरणा मिलेगी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।